हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार क्लास पे। और आज के इस क्लास पे हम लोग जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे एक्सरसाइज 1.1 पे उन सभी को कवर करने वाले हैं और हो सकेगा तो एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर टाइम बच रहा है तो हम 1.2 भी स्टार्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम एक्सरसाइज 1.1 के ही सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो और आप तो इससे पीछे वाले वीडियो पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सारे देख लिए थे। आई होप आपको उन पे कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे। ठीक है, और 5 6 7। ठीक है, तो इसी क्रम से हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे, फिर आगे हल करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आगे इनको हल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपका बेस एकदम क्लियर रहेगा, एकदम लाइन से अगर आप चलेंगे क्रम से तो आपको अब ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, फिर आकर के इसको देख लेना इस वीडियो को। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था ये हमने कर लिया था और हमने इसको कहा था कि आप लोग इसको आगे हल करेंगे स्वयं से। क्या, इसको आगे आप लोग स्वयं से हल करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने हल किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बता रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं, पर हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे सीधा फंडा, मैं सबसे पहले ये जो वाला जो है इसको ले लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ इनको। तो क्या लिखूंगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ओके, अब इनको हल करते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते, इस पे देखो 13 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म है ना, एक टर्म ये यहाँ से यहाँ तक है, एक टर्म ये है। 13 अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1। क्या, 7 गुणे 11 प्लस 1। अब इसका गुणा करा दो, 13 और ये अंदर क्या आ जाएगा, 11 से 77 और प्लस 78। ठीक है, क्या, 11 से 77 और प्लस 78। अब देखो इसके गुणनखंड दो हो गए, दो गुणनखंड है। चूंकि दो गुणनखंड हैं, देखो अब यहाँ पास क्या था, प्लस पे था। चूंकि हम जब भाज्य संख्याओं लिखते हैं, जैसे हमने 12 हमारी एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे और 3। ठीक है, ये लिखेंगे। तो इसी प्रकार हमारे देख सब गुणन गुणे के रूप में है, कोई भी प्लस या माइनस पे नहीं है। यहाँ भी प्लस माइनस पे नहीं रखना हमको, इसको कैसे लिखना है, इस फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, गुणे के फॉर्म पे लिखना है। देखो यहाँ दो अभाज्य गुणनखंड है, अब दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, 78 को अब तोड़ेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये तो भाज्य है, ये भाज्य है। क्यों है, रीजन लिख दो, क्योंकि क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली को भी चेक कर लो इसी प्रकार, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। 5 इस पे भी है, 5 इस पे भी है, 5 को ले लो कॉमन। क्या लिखोगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1 लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, +1 कर दो बस। अब इनका क्या करो तुम, गुणा करा दो। क्या, इनका क्या करो, गुणा करा दो। ठीक है, या ठीक है, तो चलो गुणा कराते हैं बिना देरी किए। चलिए, जब इसका गुणा कराएंगे, देखिए दो तेही 6, 6 चौक 24 और 24 गुणे 6, 24 गुणे 6 करो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 की 4, 6 का 6 6 दूनी 12, 2 14 आ जाएगा। ठीक है, 144 आएगा। अब 144 गुणे 7 करो, क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30 आ जाएगा। 7 3 10 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। ठीक है, तो 1008 + 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 और 1009 हो जाएगा। चूंकि इसको भी अभी तोड़ोगे तो गुणनखंड बनेंगे, तो इस पे भी लिखोगे भाज्य है, क्योंकि इसके दो से
अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये रहा, ये अगला क्वेश्चन है। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसको देखिए, चुटकियों में हल करेंगे। क्या चुटकियों में हल करेंगे? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह क्या रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, जहाँ लोग दौड़ते हैं या साइकिल रेस करते हैं, ठीक है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तथा इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखो, रवि को लगे 12 मिनट, सोनिया को लगे 18 मिनट, ये चीज नोटिस करना, ठीक है। लगते हैं, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान और एक ही समय में चलना पड़ा है। टाइम भी एक है, जगह भी एक है। चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? वेरी सिंपल। आपको हमने बताया क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सीधा 18 है, 18 मिनट, 18 के गुणनखंड कर लो। 2, 9, 3, 3, 3, 1, अगला 12 है, तो ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट। 18 के गुणनखंड लिख लो। अच्छा, 18 के गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद 12 कर लो। किसके? 12 के कर लो, ठीक है। 2 से करोगे, 2 छक 12, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस 12 के गुणनखंड लिख लीजिए। 12 के गुणनखंड, अगर एग्जाम में आप जाए तो क्वेश्चन इसी तरह आप लोग हल करिएगा। कोई वो इस पे कोई दूसरा मेथड वगैरह नहीं है, जो जिस मेथड से हल करा रहे हैं वही से हल कीजिए, ठीक है। अब देखो, इसका एलसीएम हम निकालेंगे। क्या? 18, 12 का एलसीएम, ठीक है। या आप यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लिख कर भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा कि एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें देखना है कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। देखो, ये पेयर एक बना, एक पेयर ये बना, तो इनको पहले एक बार लिख लो। 2 गुणे 3, फिर अब बचा क्या क्या है उसको लिख लो। 3 गुणे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4 और 9 चौके 36। तो क्या हो जाएगा? टाइम क्या आ जाएगा? 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वो लोग पुनः उस स्थान, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़े आसानी से आ गया ना क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में, बस इसके बाद से ये एक्सरसाइज खत्म है। क्या? ये एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है। तो देखो, ये थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझो। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की पावर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। कह रहा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए, संख्या कि इसके लिए इतने की पावर इतने 0 पर समाप्त होगी, ऐसी संख्याएं जब आ जाए, तो इन पे एक सबसे सीधा फंडा होता है। क्या होता है कि अगर 0 पे समाप्त होनी है तो इसकी एक कंडीशन बनेगी, वो क्या होनी चाहिए? 5 गुणे 2। ये अगर कंडीशन, जो संख्या यहाँ दे रखी है उसके गुणनखंड में अगर ये कंडीशन बन रही है तो हाँ, तो क्या होगा उसका जवाब? हाँ। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो क्या जवाब होगा? नहीं, ठीक है। जब ना बने तो नहीं, अब जब बने तो हाँ। ओके, चलिए अब इसको अगर जैसे एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो करेंगे कैसे। ये तो थ्योरिकल था, ठीक है। जैसे हम 6 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 क्या? 2 तो है पर 5 नहीं है ना, दोनों होने चाहिए। अब वो ये चाहे जितनी बार हो, और इनके अलावा अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। क्या? इनके अलावा अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो हर हाल में ही होने चाहिए, 5 और 2। तो क्या बनेगा? यहाँ 2 3 है तो नहीं है, ठीक है, नहीं समझ दोगी। अब इसको अगर एग्जाम पे आ जाए क्वेश्चन तो कैसे हल करेंगे? देखो, जैसे इसको एग्जाम पे आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी यदि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 2 के रूप के होंगे, के रूप के होंगे। इतना लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, ठीक है, यहाँ पास अब आप 6 के गुणनखंड दर्शाइए, 2 गुणे 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 6 के गुणनखंड 5 गुणे 2 के रूप के नहीं हैं, के रूप के नहीं हैं, अर्थात यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। अगली एक्सरसाइज भी इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक, क्योंकि अगली एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। और एक वीडियो आने वाला है शायद कल, या कल तो नहीं, परसों या नरसों में आ जाएगा, जिसपे हम लोग गुणनखंड वृक्ष के बारे में, उस पर मैंने पूरा डिटेल बनाया है, उसके वीडियो जरूर देख लीजिए। उस पर गुणनखंड वृक्ष से आप जितना रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे टाइप्स के लिए गए हैं, वो स्पेशली गुणनखंड वृक्ष के ही लिए स्पेशल है, ठीक है। और तो फिर चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हमने अभी तक जो है जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे हमारे किस पे आधारित थे, वो थे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे आधारित थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण की बात करने वाले हैं। इस पे हम लोग आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्या अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वे संख्या होती हैं जिसे हम p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और यहाँ क्यों क्या होता है, क्यों डज नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। आप अपरिमेय संख्याओं को p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और इस फॉर्म में सिर्फ किसे लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं को, किसे, परिमेय संख्याओं को, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही, जब परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं, अपरिमेय संख्या जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से बनती है, ओके, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। तो आपका चैप्टर ही है वास्तविक संख्याएं, क्या, वास्तविक संख्याएं। तो ऑलमोस्ट हमको परिमेय और अपरिमेय तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि परिमेय के बारे में आप अधिकांशतः और अपरिमेय के बारे में थोड़ा बहुत तो परिचय आप क्लास 9th में हो चुके हैं। अब उसके आगे का जो है वो क्लास 10th में है। यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है। हम ऐसे ही थोड़ी ना कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, आखिरकार ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, इसके पीछे रीजन क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ सिद्ध करें, इस क्लास में नहीं तो आगे वाले कुछ क्वेश्चन इस क्लास में करा देंगे, कुछ अगले वीडियो पे करा देंगे, ठीक है, ठीक, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इस लेक्चर पे कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ इस पे कुछ अगले वाले पे करा देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है अगर हो सकेगा तो आज ही करा देंगे, आज तो थोड़ा मुश्किल है पर अगले वीडियो पे ये क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। जैसे अगर बनता है तो आज ही करा देंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन जुड़ेंगे, वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अगर आप √2 का अगर सीख गए ना, तो आप √3, √5, √7, हाँ ऑलमोस्ट यहीं तक √5 तक ही ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 7 तक नहीं जाता। तो आप ये इसको सीख गए तो ये सीख जाएंगे, ये सीख जाएंगे। हालांकि ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, इसकी मैं PDF डाल दूंगा, क्या PDF डाल दूंगा सॉल्व,
आपको फॉर्मेट आज यहाँ बता दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा सॉल्व, तो आप वहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल पे, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल पे। ओके, व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जानकारियों के लिए आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन से डाउट है, आप उसका फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। ठीक है, क्या बातें बहुत हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इस पे हम लोग करते क्या है कि जैसे हमें दे रखा है √2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे कि ये हमारी एक परिमेय संख्या। हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है, तो अभी हमने बताया कि परिमेय संख्याओं के लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, P/Q। तो हमारा क्या हो जाएगा? √2 इक्वल P/Q। क्या लिख देंगे? जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्या है। क्या? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती? वो संख्याएं जिनका क्या जिनका क्या HCF एक हो, वो संख्याएं क्या होती? सह अभाज्य। ठीक है, देखो, जिनका HCF एक हो, ये और क्यों डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये क्यों डज नॉट इक्वल 0, 0 नहीं है। अब क्यों को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? क्यों √2 इक्वल P। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा? तो क्यू स्क्वायर और √2 हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, इक्वल P² आ जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों पक्षों का तो आपने वर्ग कर दिया। अब देखो यहाँ पास जो ये आया, इसको आप क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। क्या? समीकरण 1 मान लो। अब क्या करो? लिखो P² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखो ये 2 इधर जाएगा, गुणे में है, भाग में जाएगा, तो P के बटे में 2 तो है, P² 2 से विभाज्य है। अतः P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्या? P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग एक नई थ्योरम, एक नया मान प्राप्त होगा, P=R। ठीक है, P=R। चूंकि यह P भी 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 इधर आएगा तो P भी 2 से विभाज्य हो जाएगा ना। और R क्या है? R एक पूर्णांक है, R एक पूर्णांक है। ओके, इतनी बात आपसे क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि R एक पूर्णांक है। अब देखो P के जो ये जो P का मान है ना, ये क्या, ये P का मान जो 2R आया है, इसको समीकरण 1 पे रख दो। क्या लिखोगे? P के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, P के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, और इसका जब P का इस मान को समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2Q² बराबर P² की जगह क्या रखेंगे? 2R, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2Q² बराबर 4R²। ये 2 से ये जाएगा तो क्या जाएगा? Q² = 2R²। ये बचेगा। अब फिर यहाँ क्या लिखो? देखो कनेक्टेड चल रहा है। जैसे आपने यहाँ लिखा P² 2 से विभाज्य जाता है, P भी 2 से विभाज्य होगा, तो यहाँ क्या लिखो? Q² 2 से विभाज्य है, अतः Q भी 2 से विभाज्य होगा। क्या विभाज्य होगा? ठीक है, आगे बात करें तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? अतः, फिर से लिखोगे P और Q
का एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब केवल एक, ठीक है, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड दो है। क्या है? दो है। जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्या? जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा, और यही बस हमें सिद्ध करना था, और हमारा ये सिद्ध भी हो चुका है। इसी प्रकार आप √3 का भी कर सकते हैं। कैसे? देख, जैसे यहाँ √2 हमने जहाँ हर जगह यूज किया है, वहाँ √3 आप यूज करेंगे, √3 यूज करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पास आप क्या लिखेंगे? p² 3 से विभाज्य आता है, p 3 से विभाज्य हो, p भी 3 से विभाज्य होगा। यहीं पास आप लिखेंगे p = 3r, p के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो 3q² बराबर 3r का होल स्क्वायर। इसी प्रकार करते काटते आप चले आएंगे। इसी प्रकार √5 का भी आप कर सकते हैं। क्या? इसी प्रकार आप √5 को भी हल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ कि इसी प्रकार √3, √5, √7, √11 आदि को, या आदि को सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, एक और आपको बता दें कि आप कहीं सर ये थ्योरी वोरी कैसे लर्न हो। देखो, थ्योरी को याद नहीं करना, आप इस एक √2 को 2 बार सिद्ध कीजिए, उसी पर उसके बाद √3 आप इनको एक एक दो बार प्रैक्टिस बस कर लीजिए, आपको थ्योरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको कुछ नहीं, जब कॉन्सेप्ट जब 2-3 बार आप हल करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। इस पर कोई भेजा माथी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप सभी को आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने अब इसके आगे के जो वीडियो पे होंगे, इसके आगे की जो क्लास होगी अपनी, जिस दिन भी हो कल तो आपकी साइंस की क्लास है। हाँ, साइंस की आपकी जो समस्या थी, साइंस की भी आपकी क्लास शुरू हो रही है कल से, ठीक है। कल से यानी इसे 11 तारीख से, सॉरी 10 तारीख से आपकी जो है साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिस पे आपको पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। ये वाला चैप्टर चलेगा। कल का हमारा बेस जो रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या बेस रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया, ये रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे समझेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण को समझेंगे, ठीक है। कल का तो हमारा टारगेट रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आपकी साइंस शुरू हो चुकी है, जल्दी आपकी इंग्लिश को शुरू किया जाएगा, और आपकी हिंदी भी शुरू कर दी जाएगी। बस आपका एक सब्जेक्ट बचेगा, सोशल साइंस। क्या? सोशल साइंस यानी SST, ये बस आपका बचेगा। आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, हिंदी भी कवर की जा रही है, साइंस भी कवर की जा रही है, और आपकी मैथ तो चल ही रही है, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा। और यहाँ पास आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप चैनल पे जा कर के ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पास हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है, और वहाँ ही पास आपको हर सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक PDF नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं कल की क्लास पे।